हेलो एवरीवन, आई एम गगनी शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेल बायोलॉजी में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बेसिकली होता क्या है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें सेल ऑर्गेनल्स एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेट करके वर्क करते हैं। मतलब कि इनिशियल पॉइंट किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन से स्टार्ट होगा, उसके बाद में उसको आगे प्रोसीड नेक्स्ट ऑर्गन करेगा और आगे ऐसे फंक्शनिंग एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन के साथ में चलती है। जिन ऑर्गेनल्स के बीच में, उन ऑर्गेनल्स के सिस्टम को बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इन जो हम सेल बायोलॉजी की बात कर रहे हैं तो पर्टिकुलर सेल की हम डिस्कस करेंगे और सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हम बात करेंगे। तो कौन कौन से जो ऑर्गेनल्स होंगे वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आएंगे, आज हम वो डिस्कस करते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम प्रोसेस होता क्या है उसको भी हम कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम उन ऑर्गेनल्स की बात करेंगे जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आते हैं। सबसे पहला आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका इनिशियल स्टेप होता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का। उसके बाद में जो ऑर्गन आएगा वो होगा गोल्जी बॉडीज, या जिसको हम गोल्जी अपरेटस बोलते हैं। थर्ड, इसके अंदर जो ऑर्गेनल्स एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इन्वॉल्व होता है वो होता है लाइसोजाइम्स। लाइसोजाइम्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को कंटेन रखते हैं और इसके प्रोसेस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के प्रोसेस में हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद में जो लास्ट इसके अंदर जो ऑर्गेनल्स देखने को मिलेगा, जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के फाइनल ऑर्गेनल्स के रूप में भी जाना जाता है और इसका इंपॉर्टेंट रोल भी है इस सिस्टम के अंदर, वो है वैक्यूल। ठीक है, तो ये कंप्लीट ऑर्गेनल्स थे जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। अब हम बात करें सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दो टाइप का होता है। एक होता है RER एंड सेकंड वन होता है SER। जो न्यूक्लियस के पास में जो स्ट्रैंड्स आपको देखने को मिलती है सेल्स के अंदर, वो होती है RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो इसके दो टाइप हुए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, RER एंड SER। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ का मतलब है कि इसके ऊपर, स्ट्रैंड्स के ऊपर राइबोसोम्स देखने को मिलेंगे। राइबोसोम्स देखने को मिलेंगे तो इसका जो सरफेस है वो रफ होगा। रफ सरफेस होने की वजह से इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन आता है SER, जो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। एक तो इनके बीच में डिफरेंस आता है राइबोसोम्स प्रेजेंट एंड एब्सेंस के बेसिस के ऊपर। सेकंड, इनके ऊपर डिफरेंस देखने को मिलता है कि जो RER होगा वो न्यूक्लियस के पास में होता है एंड SER न्यूक्लियस से दूर होता है, ठीक है। और चीज़ें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो मेनली 3 कंपोनेंट्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है। इसमें 3 कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फॉर्मेशन में। तो पहला जो ऑर्गेनल होगा वो होगा सिस्टर्ने, जो इसकी स्ट्रैंड्स की फॉर्मेशन करेंगे। उसके बाद में इसकी जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो होती है ट्यूब्यूल्स के थ्रू, ठीक है। उसके बाद में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर कुछ वेसिकल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलकर गोल्जी अपरेटस के अंदर मिक्स होते हैं, उनको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक वेसिकल्स। अब मेनली होता क्या है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? इसमें क्या होगा, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, अब राइबोसोम्स जिनके ऊपर प्रेजेंट होंगे उनके अंदर एक कैपेसिटी होगी कि वो प्रोटीन को सिंथेसिस कर सके, वो प्रोटीन्स का सिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो RER होगा जिसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे वो प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे, एंड जिनके ऊपर राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं वो लिपिड सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये दोनों सिंथेसिस होते हैं। उसके बाद में एंडोप्लाज्मिक वेसिकल्स क्या करेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये गोल्जी अपरेटस के पास में आते हैं। गोल्जी अपरेटस में जो ये थ्रेड दिख रही है ये होती है सिस्टर्ने, जो ये बाहर आउटगो दिख रही है ये होते हैं इनके ट्यूब्यूल्स। ये जो आपको स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रही है ये होते हैं एंडोप्लाज्मिक वेसिकल्स, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलकर इसके सिस फेज की तरफ आते हैं, सिस फेज की तरफ।
आपको चीज़ ध्यान रखनी है कि आप गोल्जी अपरेटस को अगर ऐसे शो करते हैं तो ऊपर वाला फेस होगा वो उसका सिस होगा और नीचे वाला फेस ट्रांस। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जिस साइड से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वेसिकल्स गोल्जी अपरेटस में मिक्स हो रहे हैं वो साइड उसकी फॉर्मिंग फेस होती है, वो साइड उसकी फॉर्मिंग फेस होती है। ठीक है, क्योंकि इस साइड से इसके अंदर वेसिकल्स इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो रहे हैं। एंड सेकंड जो फेस आता है वो आता है ट्रांस फेस, मतलब हम कन्वेक्स या कनकेव टाइप के इस शेप को देख सकते हैं। तो जो सेकंड फेस आता है ट्रांस फेस वो होता है मैच्योर फेस, वो मैच्योर फेस होता है बिकॉज वहां पर सभी के सभी एंडोप्लाज्मिक वेसिकल्स गोल्जी अपरेटस के अंदर आके मिक्स हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे ट्यूब्यूल्स होते हैं आउटपुट जो इसके अंदर देखने को मिल रही है, और ये होते हैं इसके स्ट्रैंड्स जिनको बोलते हैं सिस्टर्ने। इनके दो फेज देखने को मिलते हैं, सिस फेज एंड ट्रांस फेज। जो सिस फेज होता है वो इसका फॉर्मिंग फेज कहलाता है एंड जो मैच्योर फेज होता है वो इसका ट्रांस फेज होता है। ठीक है, उसके बाद में जितने भी लिपिड एंड प्रोटीन्स थे वो सारे आके मिक्स हुए इसके अंदर गोल्जी बॉडी के अंदर। गोल्जी बॉडी यहाँ से ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स की सिंथेसिस करता है। गोल्जी बॉडी होगा, जो गोल्जी बॉडी है वो ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स की सिंथेसिस करेगा। उसके बाद में क्या होगा कि इसमें से भी वेसिकल्स निकलेंगे, गोल्जी बॉडीज में भी वेसिकल्स निकलेंगे और वो मिक्स होंगे लाइसोसोम्स के साथ में। लाइसोसोम्स के साथ में लाइसोसोम्स में हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। वो कंप्लीट इसको डिके कर देंगे एंड उसमें से जो न्यूट्रिशन होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। उसके बाद में जो रिमेनिंग पार्ट बचता है वो जाता है वैक्यूल के अंदर, और वैक्यूल उसको एज ए स्टोर्ड फूड की तरह भी स्टोर करता है और एज ए फेगोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू सेल्स के बाहर भी इजेक्ट करता है। तो इसके अंदर कंप्लीट कोऑर्डिनेट होता है ऑर्गेनल्स के बीच में। सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपना फंक्शनिंग स्टार्ट करेगा बाय द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। उसके बाद में गोल्जी बॉडी अपने फंक्शनिंग स्टार्ट करेगा बाय द प्रोडक्शन ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। उसके बाद में लाइसोसोम उनका डाइजेशन करेगा और एक्सक्रीटरी मटेरियल या फिर जो स्टोर्ड मटेरियल था वो वैक्यूल्स के थ्रू बाहर इजेक्ट होगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होती है सेल के अंदर जिसमें इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं ये सारे ऑर्गेनल्स। ठीक है, तो ये था कंप्लीट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इन ए सेल। अब हम डिस्कस करेंगे हर एक पर्टिकुलरली इन सभी ऑर्गन्स की स्ट्रक्चर्स को एंड इनकी फंक्शनिंग्स को। अब हम डिस्कस करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को 1945 में पोर्टर एंड थॉम्पसन ने इंडिपेंडेंटली डिस्कवर किया था एंड 1953 में पोर्टर ने इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दिया। अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ सेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का साइज भी वेरी करता है, बट अगर हम नॉर्मल सेल की बात करें तो नॉर्मल सेल में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो इतना ज़्यादा इन्फोल्डेड होता है कि वो एक नॉर्मल सेल्स को 30 to 40 टाइम्स इंक्रीज उसका साइज कर सकता है, उसका सरफेस इतना ज़्यादा इंक्रीज कर सकता है अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की इनफोल्डिंग को ओपन किया जाए। ठीक है, उसके बाद में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकंड वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर एक ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकंड वन इज एग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ग्रेनुलर एंड एग्रेनुलर का मतलब है कि इसके ऊपर राइबोसोम्स ग्रेनुअल प्रेजेंट होते हैं और इसके ऊपर एब्सेंट होते हैं। ठीक है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके अंदर ये एबिलिटी नहीं होती, उसके ऊपर राइबोसोम्स एब्सेंस होने की वजह से वो लिपिड सिंथेसिस करता है। बट जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर राइबोसोम्स की प्रेजेंस होने की वजह से ये प्रोटीन्स की सिंथेसिस करता है। अब डिफरेंट ऑर्गेनल्स या ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं। तो उनमें सबसे पहले आता है कि लीवर सेल्स के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर होता है, और ग्लाइकोजन की स्टोरेज जो होगी वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा। तो ये लीवर सेल्स के अंदर भी देखने को मिलता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये इंटेस्टाइनल सेल्स में देखने को मिलता है। एडिपोज जो टिश्यू होते हैं उनकी सेल्स में भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही देखने को मिलेगा, एंड मसल्स के अंदर भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलता है। अब हम बात करें कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो वो देखने को मिलेगा गॉबलेट सेल्स के अंदर। अकाइनस जो कि एक पेनक्रियाटिक सेल है उसके अंदर ये देखने को मिलता है, एंड फाइब्रोब्लास्ट एक ब्लड कंपोनेंट है जिसके अंदर भी ये देखने को मिलता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गॉबलेट सेल, पेनक्रियाटिक सेल, फाइब्रोब्लास्ट के अंदर देखने को मिलेगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ग्लाइकोजन स्टोर करता है लीवर में, इंटेस्टाइनल सेल में देखने को मिलेगा, एडिपोज टिश्यू की सेल्स में देखने को मिलेगा, एंड मसल सेल्स के अंदर भी ये देखने को मिलेगा। उसके बाद में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो 3 कंपोनेंट से मिलके बनते हैं मेनली। सबसे पहला कंपोनेंट आता है वो आता है सिस्टर्नी। जो सिस्टर्नी होता है वो बंडल शेप एक स्ट्रक्चर होती है जिसका साइज 50 नैनोमीटर के अंदर वेरी करता है, और ये सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक पर्टिकुलर बंडल शेप या फिर इनफोल्डिंग टाइप से प्रोवाइड करती है। उसके बाद में सेकेंड इसका पार्ट आता है वो आता है ट्यूब्यूल्स। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसकी आउटग्रोथ होती है जो जिसका साइज वेरी करेगा 50 to 100 नैनोमीटर के अंदर, और ये सिस्टर्नी और वेसिकल्स के साथ में कनेक्टेड होती है। नॉर्मली ट्यूब्यूल्स के अंदर ही सिंथेसिस प्रोसेस होती है, एंड सिस्टर्नी और वेसिकल्स के थ्रू वो आगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर उसको ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद में जो इसका लास्ट पार्ट आता है वो आता है वेसिकल भी नॉर्मली जो फूड होगा उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी अपरेटस के पास में ले जाने में हेल्प करेंगे। ये ओवल शेप के होते हैं और इनका साइज वेरी करता है कि कितना प्रोटीन सिंथेसिस या कितना फूड सिंथेसिस या हम बोल सकते हैं प्रोटीन और लिपिड सिंथेसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने किया है, उसके अकॉर्डिंग इनका साइज वेरी करता है। तो इसका साइज जो मेनली वेरी करता है वो 25 नैनोमीटर से 500 नैनोमीटर तक वेरी करेगा। जो एक्स्ट्रा वेसिकल्स होते हैं या फिर जो वेसिकल्स होते हैं उनको माइक्रोसोम्स कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एंडोप्लाज्मिक वेसिकल्स कहेंगे, गोल्जी वेसिकल्स को गोल्जी वेसिकल्स कहेंगे, एंड कंप्लीटली अगर हम कंबाइन टर्म इनको यूज दें कि वेसिकल्स को हम मेनली माइक्रोसोम्स बोलते हैं। तो ये था कंप्लीट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद में। अब हम देखेंगे डिफरेंस क्या क्या है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच में। तो हम देखेंगे डिफरेंस क्या क्या है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच में। सबसे पहला डिफरेंस देखने को मिलता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किसी भी टाइप के राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, बट रफ एंडोप्लाज्मिक में वो प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड डिफरेंस देखने को मिलता है कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा वो वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स के कॉम्बिनेशन से मिलके बनेगा, बट इन केस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टर्नी एंड ट्यूब्यूल्स इसकी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। थर्ड पॉइंट कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा वो ग्लाइकोजन, लिपिड एंड स्टेरॉइड्स की फॉर्मेशन करता है, बट जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा वो एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है। फोर्थ पॉइंट कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्फीरोसोम्स की फॉर्मेशन करते हैं, बट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ गोल्जी अपरेटस। बिकॉज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर जब कंपोनेंट्स या फिर मटेरियल ट्रांसफर होता है तो उसके अंदर लाइसोसोम भी एक ऑर्गेनेल्स की तरह बिहेव करता है, जिसकी फॉर्मेशन होती है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से होती है, और गोल्जी अपरेटस उसमें उसकी हेल्प करता है। ठीक है। फिफ्थ इनमें डिफरेंस देखने को मिलता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किसी भी टाइप के पोर देखने को नहीं मिलते। इसमें पोर देखने को नहीं मिलते तो जो प्रोटीन ये जो भी कंपोनेंट सिंथेसिस करेगा, मान लीजिए लिपिड सिंथेसिस करता है, तो एंडोप्लाज्मिक चैनल के अंदर इसका ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है। बट इन केस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कि इसके अंदर पोर प्रेजेंट होंगे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो चैनल होगा उसके अंदर इसका मटेरियल मूव करेगा।
सिक्स्थ इनके अंदर देखने को डिफरेंस देखने को मिलेगा, वो ये देखने को मिलेगा कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डेवलप होते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के से ही होते हैं। मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो वो रफ कहलाएगा, और अगर उसके ऊपर से राइबोसोम्स को हटा दिया जाए तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डेवलप हुआ है, बट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर इन्वेलप से डेवलप होता है। न्यूक्लियर जो इन्वेलप होता है वही आगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कन्वर्ट होते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डेवलप करते हैं। इनमें जो मेन डिफरेंस या सेवंथ डिफरेंस देखने को मिलेगा वो ये देखने को मिलेगा कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे जो टॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को स्टॉप करते हैं। बट इन केस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस और एंजाइम सिंथेसिस होने के बावजूद इसके अंदर किसी भी टाइप के डिटॉक्सिफिकेशन एंजाइम्स नहीं होते। तो ये था कंप्लीट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच में डिफरेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो अनदर ऑर्गेनल्स रह गए उनको कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। So please like, share and subscribe my channel. Don't forget to press the bell icon for early notifications. Thank you.